नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के तीसरे हिस्से में कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास को लेकर सरकार का स्पष्ट विजन रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब दंगों, माफिया और अराजकता से नहीं बल्कि सुरक्षा और विश्वास से पहचाना जाता है। सरकार की प्राथमिकता आम नागरिक की सुरक्षा और तेज विकास है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग पहले प्रदेश को अस्थिर में धकेलते थे वही आज सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और रोजगार सृजन के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि यूपी देश की ग्रोथ इंजन बन रहा है। योगी ने साफ कहा कि सरकार जवाबदेह है और विकास की रफ्तार थमने वाली नहीं। इतिहास केवल तथ्य नहीं, एक चेतावनी भी है, क्योंकि नई पीढ़ी को सच्चाई जानने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रगीत केवल एक गीत नहीं है, हम भारतीयों के लिए एक संस्कार भी है। वंदे मातरम किसी मत, पंथ या संप्रदाय का गीत नहीं है, इस संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। उसमें जिस मातृभूमि की वंदना है, जिसकी कृपा से हम सब ने अस्तित्व पाया है, जो समझौता 1937-38 में देश की कीमत पर किया गया था, जिन लोगों ने किया था और जो लोग भी जाने अनजाने में आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें इस देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब कफ सिरफ के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ तथ्यों के साथ जवाब दिया, बल्कि ठहाके लगाते हुए ऐसे चुटकी भी ली। सदन में हंगामे के बीच हंसी भी गूंज उठी। सीएम योगी ने कहा कि बिना पूरी जानकारी के लगाए गए आरोप राजनीति तो हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार हर मामले में पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करती है और जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विपक्ष के शोर शराबे के बीच योगी ने के बेबाक अंदाज और तंज ने सदन का रुख बदल दिया। संदेश साफ था, आरोप नहीं, सबूत की राजनीति होनी चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की, उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत, मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, धन्यवाद, सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। तो लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सदन में सरकार को लेकर तीखा हमला बोला है। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। आइए समझते हैं शिवपाल यादव ने क्या कहा और इसके राजनीतिक मायने क्या है। शिवपाल सिंह यादव ने सदन में कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जमीनी हकीकत से दूर है और जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। उनके बयान के बाद विधानसभा में माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष ने पलटवार किया, वहीं विपक्ष ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया। साफ है कि आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र में और भी ज्यादा राजनीतिक गर्मी दिखने वाली है।
आज सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम सब इस गीत का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है जो लोग आज इस गीत पर घंटों भाषण दे रहे हैं, उनके वैचारिक पूर्वज उस समय कहाँ थे जब क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदों को झूल गए। इतिहास गवाह है, समाजवादियों और कांग्रेसियों ने लाठियां खाई, जेलें भरी, तब वंदे मातरम हमारी शक्ति था। आज सत्ता में बैठे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे राष्ट्रभक्ति का कॉपीराइट इन्हीं के पास से जारी होता है। अध्यक्ष जी, देशभक्ति हृदय का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। आप वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपको गीत से प्रेम है, बल्कि इसलिए करा रहे हैं ताकि जनता आपसे खाद की किल्लत पर सवाल न पूछ सके। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है। बहुचर्चित NH 91 मां बेटी गैंगरेप मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। 28 जुलाई 2016 को NH 91 पर एक परिवार को बंधक बनाकर मां और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था। इस जघन्य वारदात ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 3 को बाद में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी, जबकि 2 आरोपी हरियाणा और नोएडा में अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। मुख्य पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो चुकी थी। अदालत ने दोषियों को धारा 394, 395, 397, 376D, 120B और पॉक्सो एक्ट की धारा 5-6 के तहत दोषी माना है। अब 22 दिसंबर को इन सभी दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। ये फैसला पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां सुल्तानपुर के युवा अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में फरार चल रहा मुख्य आरोपी सिराज अहमद सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। इस खबर के सामने आते ही आजाद अहमद के परिजनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। दरअसल 6 अगस्त 2023 को नगर कोतवाली के लोहरा मऊ निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की मामूली विवाद में हत्या की गई थी, जबकि उनके भाई मुनव्वर गंभीर रूप से घायल हुए थे। तभी से परिवार पुलिस सुरक्षा में था। आरोपी सिराज अहमद की अवैध संपत्तियां पहले ही सीज की जा चुकी थी और उनकी तलाश लंबे समय से जारी थी। एनकाउंटर की सूचना मिलते ही परिजनों ने मिठाई बांटी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया। आजाद के पिता ने कहा कि उन्होंने कई बार न्याय की गुहार लगाई थी। साथ ही परिवार ने मांग की कि अभी भी जो अपराधी धमकियां दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। यह एनकाउंटर परिजनों के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि पूरी सुरक्षा और शांति तभी मिलेगी जब बाकी अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। चलिए बात होगी अब मथुरा की, जहां मथुरा के गोवर्धन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ युवा खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के ऊंचे पिलरों और सुपर होल्डिंग पर जानलेवा स्टंट कर रहे ये युवक न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग बाईपास पर लगे PWD के खंभों से लटकते युवक इन खतरनाक स्टंट को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट छोरा तबाही से डाले गए वीडियो में साफ दिखता है कि सुरक्षा नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। मनोरंजन के नाम पर मौत को दावत दी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे स्टंट किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी खुली अवहेलना के बावजूद प्रशासन क्यों खामोश है? क्या कार्रवाई किसी जान जाने के बाद ही होगी? फिलहाल प्रशासन की चुप्पी कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। तो बांग्लादेश में एक सनातनी हिंदू की निर्मम हत्या ने पूरे हिंदू समाज को झकझोर के रख दिया है। आरोप है कि पीड़ित को थाने से बाहर निकालकर उग्र भीड़ ने जिंदा जला दिया। ये घटना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इस दर्दनाक वारदात को लेकर देश ही नहीं बल्कि ब्रजभूमि के साधु संतों में भी भारी आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की।
उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। आचार्य अंकित कृष्ण शास्त्री, रामदास महाराज और मधुसूदन दास जी महाराज ने भी एक स्वर में इस बर्बरता की निंदा की। संतों ने भारत सरकार से मांग की कि वो इस पूरे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाए और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई ही अब इंसाफ का रास्ता है। आखिर कब तक ये अत्याचार हमारे देश में हिंदुओं के साथ होता रहेगा? आखिर कब तक ये सरकार मौन रहेगी? आखिर कब तक हम इसको सहन करते रहेंगे? आखिर कब तक? हर हिंदू का यही सवाल है, क्यों लोग सरकार हमारी हिफाजत नहीं कर रही है? क्यों सताया जा रहा है हमको? आए दिन कोई न कोई घटना आप देखिए, हिंदुओं के ऊपर वारदात की जाती है, उसका अंजाम सिर्फ बाद में रिजल्ट जो निकलता है, सरकार एक्शन लेती है मरने के बाद। हम हिंदुओं का खून इतना ठंडा पड़ गया है। बांग्लादेश में जिस प्रकार एक हिंदू की जलाकर निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे सनातन हिंदुओं में बहुत भारी आक्रोश है। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू? वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब वो मौन क्यों हैं? क्या सनातनी हिंदुओं को ये लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? हमारी तो सरकार से भी मांग है कि इनकी जनसंख्या पर भी रोक लगा दिया है, क्योंकि जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर मुसलमान आराम से रहता है, लेकिन जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ ये हिंदुओं को रहने नहीं देते। दीपू चंद दास जी को जिस प्रकार से मारा गया और जिस प्रकार से हिंदुओं को समझाया जा रहा, दिखाया जा रहा है, ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। देखिए, बांग्लादेश के हालात से हम सब वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। कल एक घटना घटित हुई बांग्लादेश में। 27 वर्षीय दीपचंद्र बासु जिसकी हत्या कर दी भीड़ ने। ये हत्या केवल बांग्लादेश में नहीं है, ये हत्याकांड पहले अफ़गानिस्तान में हुआ, ये हत्याकांड पहले पाकिस्तान में हुआ, ये हत्याकांड कश्मीर में हुआ, ये हत्याकांड बंगाल में हुआ और निरंतर ये हत्याकांड चल रहा है। इस हत्या के पीछे क्या कहते, बस मंशा जब निकल के आती है तो एक ही होती है, कट्टरपंथी। तो किंतु एक बात और कहना चाहेंगे, कहते हैं जब नाश मनुज का आता है पहले विवेक मर जाता है। हत्याकांड हुआ पाकिस्तान में, हत्याकांड हुआ अफ़गानिस्तान में, हत्याकांड हुआ बांग्लादेश में। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, वहाँ आप पीछे से देखो उस स्थान का पतन होता चला जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से आम आदमी पार्टी ने वोट बचाओ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। पैदल मार्च करते हुए पार्टी कार्यकर्ता रामपुर में अंबेडकर पार्क पहुंचे और इसके बाद अमरोहा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सियासत भी गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने रामपुर को इस आंदोलन की शुरुआत का केंद्र बताया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च के जरिए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश दिया। अंबेडकर पार्क पहुंचकर पार्टी ने सामाजिक न्याय और मताधिकार की अहमियत पर जोर दिया। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने तीखा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी हो रही है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्हें वोट चोर करार दे दिया। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश भर में इस मुद्दे को उठाएगी और जनता के वोट व संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। यूपी की सियासत में इस बयान के बाद सियासी तापमान और बढ़ता नजर आ रहा है। तो रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध खनन को लेकर छपी एक कथित फेक खबर पर अब स्टोन क्रशर संचालकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। रामपुर जिले में 52 स्टोन क्रशर संचालकों ने क्रशर संगठन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की। संचालकों का आरोप है कि एक निजी अखबार ने बिना किसी पुष्टि के अवैध खनन से जुड़ी झूठी खबर प्रकाशित की। इतना ही नहीं, खबर में जो तस्वीर छापी गई वो रामपुर की नहीं बल्कि उत्तराखंड की बताई जा रही है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी रामपुर ने मामले की जांच कराई। जांच में साफ हुआ कि प्रकाशित फोटो रामपुर जिले से संबंधित नहीं है और इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित निजी अखबार को नोटिस भी जारी किया। स्टोन क्रशर संचालकों को आश्वासन दिया गया है कि मामले में उचित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यही है कि बिना पुष्टि खबर छापने वालों पर क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस पर सबकी नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। देखिए, ये कतिपय समाचार पत्र में ये खबर निकली थी कि जो है रामपुर में जो है क्रशर स्टोन्स वाले अवैध खनन कर रहे हैं।
उन सभी की हमने जांच कराई थी और उसमें जो फोटो और वीडियो लगे हुए हैं वो जो है उत्तराखंड के हैं और वो यहाँ के नहीं हैं। इस प्रकार से एक ये जो है कूट रचित दस्तावेज बना के फर्जी फोटो के माध्यम से इस प्रकार की खबर चलाई गई थी। इससे जो है इसके संबंध में हमने उनको नोटिस भी दिया है और ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर कोई इस प्रकार का साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। आज तक उनके द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमने अपने स्तर से जांच करके भी दोनों फोटो का मिलान करके जो जीपीएस स्टैम्प्ड फोटो है वो प्रस्तुत किया है और ये उधम सिंह नगर के फोटो हैं जिसको लगा के चलाया गया है। ये दर्शाता है कि ये दुर्मंशा से इस प्रकार की जो है खबर चलाई गई थी और जिला प्रशासन लगातार पूरे जनपद में 10 से ज़्यादा चेक पॉइंट स्थापित हैं। प्रत्येक वाहन की चेक हो रहा है, उनका ईएमएम प्रपत्र उनके पास है कि नहीं, ओवरलोड तो नहीं है। हमने 200 से ज़्यादा अधिकारी इस काम के लिए लगाए हैं। चलिए, बात होगी अब धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने उग्र प्रदर्शन किया। रानीपुर मोड़ चौक पर हुए इस प्रदर्शन ने इलाके का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया। जिला अध्यक्ष ठाकुर विशाल सिंह राणा के नेतृत्व में त्रिशूकूल मैदान से चंद्राचार्य चौक तक आक्रोश रोड शो भी निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। बजरंग दल का कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही कथित नरसंहार का सबूत है। संगठन ने भारत सरकार से मांग की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करे और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस नीति अपनाए। तो हरिद्वार में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ठंड से बचाव की जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद जिलाधिकारी मैदान में उतर आए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। टेहरी विस्थापित क्षेत्र और सेक्टर 4 सहित कई इलाकों में ठंड से बचाव के इंतजामों की गहन समीक्षा की गई और इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, उप जिलाधिकारी और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत ठंड से बचाव की सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी अलाव और रैन बसेरों की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। प्रशासन का दावा है कि ठंड में कोई भी असहाय व्यक्ति परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, सर्दियों को लेकर सभी जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है और आज यहाँ पर शिवालिक नगर पालिका में विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने की जो व्यवस्था की गई उसका नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के साथ हमने निरीक्षण किया है और इसमें 25 से 30 जगहों पर अलाव ऑलरेडी जलाने प्रारंभ कर दिए गए हैं। जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी नंबर को बढ़ाया जाएगा। जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में है और इस सरकार का संकल्प है कि हर जरूरतमंद के घर तक पहुंचना है, जहां उसको आवश्यकता है वहां तक पहुंचना है। तो नगर पालिका भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है क्योंकि सर्दियां काफी शुरू हो गई हैं। तो हमने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाना, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था और जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, रात का उन्हें आश्रय चाहिए, उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया है। तो उसी का निरीक्षण आज मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने किया। तो प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी और उसके संगठन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके केंद्र में एक कथित वायरल ऑडियो और अंकित हत्याकांड है। कांग्रेस का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो एक पूर्व विधायक की तथाकथित पत्नी का है। इस ऑडियो में बीजेपी ने एक बड़े नेता का नाम खुले तौर पर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता और संगठन के दबाव में उन्हें ये ऑडियो सोशल मीडिया से हटाना पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि यह मामला सिर्फ ऑडियो तक सीमित नहीं है, इससे अंकित हत्याकांड से जुड़े कई सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। पार्टी ने निष्पक्ष जांच और ऑडियो की फॉरेंसिक वॉइस टेस्ट की भी मांग की। कांग्रेस का साफ कहना है कि अगर आवाज की पुष्टि होती है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के इन आरोपों के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। तो छत्तीसगढ़ के जांगीर चांपा में बीजेपी ने कांग्रेस के 2 साल पूरे होने पर जनादेश पर्व के जरिए जनता को रिपोर्ट कार्ड सौंपा। मंच से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जनता के भरोसे पर खरा उतरना ही सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य, गरीब कल्याण और सुशासन पर फोकस को उन्होंने डबल इंजन की ताकत बताया।
तो सीएम विष्णुदेव साय ने योजनाओं की प्रगति गिनाते हुए कहा कि हर वर्ग तक लाभ पहुंच रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्थिरता और संस्थागत मजबूती पर भी जोर दिया। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने विकास की रफ्तार बनाए रखने का संकल्प दोहराया। कुल मिलाकर जनादेश पर्व में सरकार ने अगले चरण की रोड मैप के साथ जनता का विश्वास और मजबूत करने का संदेश दिया है। चलिए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के ड्रग से, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य स्तरीय महिला शक्ति सम्मेलन को संबोधन किया। और भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं केवल समाज की रीढ़ नहीं बल्कि विकास की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सुरक्षा के हर मोर्चे पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों की भूमिका को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक बताया। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक महिलाओं को आगे लाने के लिए नए अवसर दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी इस बात का संकेत थी कि महिला शक्ति अब बदलाव की अगुवाई कर रही है। चलिए अब बात होगी हरियाणा की। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य के हर जिले में एक मॉडल अस्पताल बनाने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। सीएम ने कहा कि अब तक 10 जिलों में मॉडल अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 22 जिलों में निर्माण कार्य जारी है। इन अस्पतालों में आधुनिक मशीनें, विशेषज्ञ डॉक्टर, बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कांग्रेस विधायक ने अस्पतालों की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिस पर मुख्यमंत्री सैनी ने साफ कहा कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मॉडल अस्पतालों से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को फायदा मिलेगा और गंभीर मरीजों को बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि आने वाले समय में हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदली हुई नजर आएगी और इलाज अब लोगों के घर के पास ही उपलब्ध होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।